वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और इंडियन पॉलिटी का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने संविधान निर्माण के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं इसको देखेंगे। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, इसकी विशेषताओं की बात करें तो वास्तव में इसमें जो इसकी मूल भावना, इसके तत्व हैं, वो अद्वितीय हैं। इसके अलावा ये विभिन्न संविधानों से लिया गया है, ये भी सही है, लेकिन इसमें कई ऐसे तत्व हैं जो इसे अन्य देशों से अलग करते हैं। इसके अलावा जब ये 1949 में अपनाया गया, इसके बाद इसमें कई बड़े परिवर्तन भी किए गए, कई बार संशोधन हुआ। तो इसमें जो सबसे बड़े परिवर्तन हुए वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में के द्वारा किए गए। इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ये भी पूछा जाता है ये कब बना हुआ है, तो 1976, ये भी याद रखना है। इसके अलावा एक वाद आया था 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें कहा गया था कि जो संसद को आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक शक्ति मिली है कि वो संविधान में संशोधन कर सके, तो उसके तहत ये इसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में कही गई। अब हम बात करते हैं संविधान की विशेषताओं की। तो सबसे पहली, ये सबसे लंबा और लिखित संविधान है, ये बात कही गई। तो क्यों है ये भी देखेंगे। इसके अलावा हम ये देख लेते हैं कि कौन से और संविधान है। जैसे कि अमेरिका का संविधान है, ये क्या है, लिखित संविधान है जैसे भारत का। और अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान है। पूछा भी जा चुका है कई बार क्वेश्चन कि अलिखित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। इसके अलावा जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके कई कारण भी हैं, इनको भी हम आगे देखेंगे कि किस लिए ये जो है सबसे लंबा और लिखित संविधान सबसे लंबा किस लिए हो गया। इसके अलावा इसमें बात करें कि मूल रूप से क्या क्या इसमें था, तो संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद थे, 22 भागों में विभक्त था। इसके अलावा 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में बात की जाए तो इसमें कुछ और अनुच्छेद भी जुड़ गए और 2013 तक के हिसाब से 465 अनुच्छेद और 25 भाग हो चुके थे। इसके अलावा 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई, तो 8 से 12 अनुसूचियाँ हो गई। इसके अलावा भारत के संविधान को जो विस्तृत बनाने की बात थी कि किस लिए ये इतना लंबा हो गया, इसके पीछे कई कारण थे। पहला एक कारण भौगोलिक कारण, दूसरा भारत का विस्तार और विविधता की बात कि भारत में काफ़ी ज़्यादा विविधता है और काफ़ी विस्तार है इसका, तो इसलिए बड़े हो गए, संविधान हमारा बड़ा हुआ। इसके अलावा ऐतिहासिक कारण की बात की जाए तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसका भी प्रभाव था इसमें। वहीं राज्यों के लिए भी इसमें जो संविधान की बात है, संविधान में जो चीज़ें लिखी गई वो राज्यों के लिए भी हैं, तो एकल संविधान है केंद्र और राज्य के लिए, तो इस वजह से और बड़ा हो गया। अगर केवल केंद्र के लिए होता, राज्यों का अलग संविधान होता, तो शायद इतना बड़ा नहीं होता। इसके अलावा संविधान सभा जो हमारी थी उसमें कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, जिसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे जो संविधान है उसकी भाषा जो है वो काफ़ी जटिल हो गई। इसके बारे में पढ़ा था, तो उसका कारण यही था कि यहाँ पे कानून विशेषज्ञों की अधिकता थी, प्रभुत्व था उनका, और वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसी वजह से ये लेंदी भी हो गया काफ़ी। इसके अलावा संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है, तो और भी बड़ा हो गया इस वजह से। दूसरी विशेषता की बात करते हैं कि इसे विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। हाँ, ये बात सही है कि इसको विभिन्न स्रोतों से
लिया गया है, लेकिन भारत ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन किए हुए हैं। बहुत बड़ा हिस्सा हमारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 था उससे लिया गया है। इसके अलावा जो हमारे दार्शनिक भाग हैं, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान के जो राजनीतिक भाग हैं उनमें संघीय सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध में जो अधिकांश हिस्सा है वो कहाँ का है? ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा संविधान के अन्य प्रावधान भी हैं जो कई देशों से लिए गए हैं। मैंने जब पहले बात की थी तो जो पहला चैप्टर इसमें किया हुआ था तो पहले लेक्चर में ये बात हुई थी कि लगभग 60 देशों के संविधानों का हम लोगों ने अवलोकन किया था। इसके बाद हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। तो ये कहना कि जो है दूसरे देशों से केवल लिया गया है, जेपी का कार्य है, ये ठीक नहीं है, बल्कि संविधान निर्माताओं ने, मैंने पहले बात की कि इसमें अपने हिसाब से परिवर्तन किए हैं। तीसरी विशेषता की बात करें तो इसमें नम्यता और अनम्यता का समन्वय है कि किस तरीके, देखते हैं कि किस तरीके से ये नम्य है, किस तरीके से अनम्य है। अनम्य का मतलब कठोर। तो कठोर संविधान क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं? इसके लिए जो इसमें संशोधन करना होगा तो एक विशेष प्रक्रिया होगी। उदाहरण के लिए हम अमेरिकी संविधान को देख सकते हैं। वहीं लचीला और नम्य संविधान कौन सा होता है? जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वो आसान होती है, बिल्कुल आम कानूनों के तरीके से उसमें संशोधन किया जा सकता है, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। अगर भारत के संविधान की बात करें तो यह ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि ये दोनों का क्या है? मिला जुला रूप है। कैसे है इसको हम देख सकते हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 368 है, इसमें संशोधन के जो प्रावधान किए गए हैं वो दो तरीके से संशोधन किया जा सकता है। कैसे? कुछ विशेष बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। विशेष बहुमत में क्या होगा? दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत यानी 50% से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे तरीके से है वो है विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। विशेष बहुमत भी होना चाहिए जो मैंने ऊपर बात की, इसके अलावा इसमें आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी होना चाहिए। तो इस तरीके से 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, जो कि थोड़ा सा कठिन है। इसके अलावा संविधान के कुछ आम प्रावधान होते हैं, वो जो संविधान के कुछ और प्रावधान हैं जिनको साधारण बहुमत के द्वारा या सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है और ये 368 के तहत नहीं आते हैं। तो ये क्या है? ये नम्यता की ओर दिखाता है कि ये संविधान में क्या है? नम्यता है। और अनम्यता क्या है? जहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो जाता है संशोधन करना कि विशेष बहुमत भी हो, आधे से अधिक राज्य का अनुमोदन भी चाहिए। तो इस तरीके से नम्यता और अनम्यता का क्या है? समन्वय है हमारे संविधान में। इसके अलावा अगली विशेषता की बात करें, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो जो भारत का संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है, अर्थात इसमें संघ के लक्षण विद्यमान हैं। जो आम लक्षण होते हैं वो कौन से हैं? जैसे दो सरकारों का उपस्थित होना, इसके अलावा शक्तियों का विभाजन होना, केंद्र की शक्तियां क्या होंगी, राज्यों की क्या शक्तियां होंगी, किस पर केंद्र कानून बना सकता है, किस पर राज्य कानून बना सकता है, इस तरीके से शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। वही लिखित संविधान भी संघीय लक्षण है। क्यों? लिखित संविधान होने पर कोई, चाहे केंद्र, राज्य के विषयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और राज्य केंद्र के विषयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो केंद्र और राज्य एक दूसरे के विषयों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। कैसा? जब संविधान लिखित रूप में हो, शक्तियों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। तो लिखित संविधान जो है वो क्या होगा? संघीय लक्षण का उदाहरण है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता होने से
स्पष्ट विभाजन होगा दोनों की शक्तियों में। तो संविधान की जो सर्वोच्चता है वो संघीय व्यवस्था है। इसके अलावा संविधान की कठोरता की बात करें तो अगर संविधान कठोर होगा तो आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, शक्तियों का मनमाना दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। तो दोनों ही अपनी अपनी शक्तियों का स्पष्ट रूप से प्रयोग करेंगे जैसा कि संविधान में लिखा होगा। तो संविधान की जो कठोरता है वो क्या होगी? संघीय लक्षण होगा। दोनों को अधिकार प्राप्त होंगे, राज्य और केंद्र को। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका होने से भी केंद्र और राज्य जो हैं वो एक दूसरे के विषयों में हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। न्यायपालिका उसमें उचित डिसीजन ले सकती है, उचित निर्णय देगी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो भी संघीय व्यवस्था का एक आम लक्षण है। इसके अलावा द्विसदनीयता, यानी कि लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और लोकसभा उसमें जो केंद्र की जो सरकार होती है उसके ज़्यादातर प्रतिनिधि होते हैं, उसका बहुमत होता है उसमें। तो यहाँ पे बैलेंस स्थापित होता है केंद्र का और राज्यों का। तो द्विसदन होने से ये संतुलन बना रहता है। तो ये संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये संघीय लक्षणों की थी बात। भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण जिनका झुकाव अर्थात केंद्र की ओर ज़्यादा है, यानी केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, और इन्हीं को क्या कहा गया? गैर संघीय लक्षण, जिसमें केंद्र सशक्त होता है। तो एकात्मक और गैर संघीय लक्षणों की बात करते हैं तो इसमें एक सशक्त केंद्र होगा, एक संविधान होगा, राज्यों और केंद्र दोनों के लिए क्या है? एक ही संविधान है। इसके अलावा एकल नागरिकता है, राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं है। तो लोगों को दोहरे लाभ नहीं मिलेंगे राज्य की नागरिकता होने और केंद्र की नागरिकता के अलग अलग, जैसा कि अमेरिका में होता है। इसके अलावा संविधान का लचीलापन, मैंने बताया कि बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन पर जो है संसद क्या कर सकती है? बिना राज्यों की सहमति के साधारण बहुमत के माध्यम से ही संशोधन कर सकती है संविधान में। तो जो संविधान का लचीलापन है ये कैसा लक्षण है? ये एक एकात्मकता की ओर झुकाव दिखाता है, गैर संघीय लक्षण है। इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका, एक ही न्यायपालिका है, केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग नहीं है। इसके अलावा केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर राज्यपाल क्या कर रहा है? केंद्र का एक एजेंट के तरीके से हो गया। तो इसलिए केंद्र राज्य पर नियंत्रण बनाता है, इसके माध्यम से उसके कार्यों में राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकता है। कोई भी विषय होता है जिस पर जो है राज्यपाल को लगता है तो काफ़ी विवेकाधीन शक्तियाँ होने की वजह से वो राष्ट्रपति को आरक्षित कर सकता है। कोई ऐसा विधेयक अगर जो राज्य का है जिस पे लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से केंद्र जो है वो राज्य पर हावी होता है। तो ये एक लक्षण हो गया एकल संविधान का, एकात्मकता का लक्षण हो गया। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जाए तो ये भी क्या है? एक केंद्रीय का होने की बात है, केंद्र इसमें सशक्त हो रहा है। वहीं आपातकालीन प्रावधानों की बात की जाए तो जो आपातकालीन प्रावधान है इसमें राज्यों की जो शक्तियाँ होती हैं काफ़ी कम हो जाती हैं और केंद्र सशक्त हो जाता है। तो इस तरीके से ये भी एकात्मक लक्षण है। लेकिन इसके बावजूद हमारे संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो दूसरा जो अगर हम देखें तो अनुच्छेद 1 जो हमारा दिया है, पहला अनुच्छेद है, इसमें भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। यहाँ संघ से मतलब यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो इस तरीके से यूनियन शब्द इस्तेमाल किया गया, ना कि फेडरेशन। तो यहाँ पे ये जो संघीय शब्द है, हिंदी में चूँकि एक ही नाम रहता है, संघ ही रहता है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में ये अंतर है। तो यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट इस्तेमाल किया गया भारत के लिए, ना कि फेडरेशन, जैसा कि अमेरिका में इस्तेमाल किया गया फेडरेशन। इसके दो मतलब हैं। क्या है? पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका क्या मतलब है। तो भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का
निष्कर्ष नहीं है। ऐसा नहीं कि भारतीय संघ राज्यों के साथ समझौता करके बनाया गया। दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इसके दो मतलब हो गए यूनियन ऑफ स्टेट के, जो हमारे पहले आर्टिकल में लिखे हुए हैं। इसी इतनी सारी विशेषताएं जो हैं, एकात्मक लक्षण, संघीय लक्षण और उनके मिक्स लक्षण, तो इस वजह से कई नाम दिए गए हैं संविधान को। एकात्मकता की भावना में संघ, अर्ध संघ, अर्ध संघ, ये पूछा भी गया है कि किसने क्या कहा, तो अर्ध संघ किसने कहा? केसीवेयर, केसीवेयर ने भारत को अर्ध संघी कहा। इसके अलावा बार्गेनिंग फेडरलिज्म, तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा? मॉरिस जोन्स ने कहा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स ने कहा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका किसने क्या कहा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसके अलावा अगली विशेषता की बात करते हैं, सरकार का संसदीय रूप, कि यहाँ का संसदीय रूप कैसा है। तो भारत ने अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली को नहीं अपनाया है, बल्कि ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। और संसदीय व्यवस्था किस पर आधारित होती है? विधायिका और कार्यपालिका के समन्वय और सहयोग पर आधारित होती है। जबकि जो अध्यक्षीय प्रणाली होती है, वो दोनों के बीच जो शक्तियां होती हैं उनका स्पष्ट विभाजन होता है। तो शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर अध्यक्षीय प्रणाली होती है। इसके अलावा जो संसदीय प्रणाली है, इसको कुछ नाम दिए गए हैं। संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको वेस्टमिंस्टर? क्योंकि ये इंग्लैंड में जो वेस्टमिंस्टर पैलेस था, वहाँ पे ये संसदीय प्रणाली पहली बार विकसित हुई थी, तो इसलिए इसको संसदीय जो प्रणाली है उसको वेस्टमिंस्टर रूप भी कहते हैं। इसके अलावा इसको उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए इसको उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा हमारा संविधान जो है वो केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी इसी तरीके की प्रणाली अपनाता है। यानी कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। तो देखते हैं भारतीय संविधान में, भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं। तो संसदीय प्रणाली की विशेषता बात करें तो एक वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति होती है, जैसे कि राष्ट्रपति। ये क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास में। ऐसे ही राज्यों में होता है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। राज्यपाल नाम मात्र के लिए हो गया और वास्तविक कार्यपालिका कौन हो गई? मुख्यमंत्री। तो भारत में संसदीय प्रणाली की ये पहली विशेषता। दूसरी, बहुमत वाले दल की सत्ता होती है। संसदीय प्रणाली में जो बहुमत में दल होता है उसी को सत्ता प्राप्त होती है, उसी की सरकार बनती है। इसके अलावा विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, यानी संसद के प्रति जो, जैसे लोकसभा है और मंत्रिमंडल है, तो जो मंत्रिमंडल होगा वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसी तरीके से राज्यों में भी। तो तीसरी विशेषता थी हमारी संसदीय प्रणाली की, विधायिका कार्यपालिका को के प्रति नहीं, कार्यपालिका जो होती है विधायिका के समक्ष संयुक्त रूप से जवाबदेह होती है। इसके अलावा विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका में भी होते हैं और विधायिका के भी वो सदस्य होते हैं। तो विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता होती है। एक ये विशेषता हो गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। तो ये भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है। क्या तो केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री का नेतृत्व। निचले सदन का विघटन, लोकसभा अथवा विधानसभा, इनका क्या होता है? विघटन होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। और वहीं पर जहाँ कहीं पे राज्यों में विधान परिषदें होती हैं उनका भी विघटन नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो हमारी भारतीय संसदीय प्रणाली है, ये ज़्यादातर इसमें जो चीज़ें हैं वो किससे ली गई हैं? ब्रिटेन की प्रणाली से ली गई हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे जो भारतीय संसद है वो संप्रभु नहीं है, वहीं पर जो ब्रिटेन की संसद है वो संप्रभु है।
संप्रभु का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो भारत में है, अगर संसद ने कोई कानून बनाया है तो जुडिशियल रिव्यू के तहत हमारी जो न्यायपालिका है उसको देखेगी कि ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। अगर वो संवैधानिक नहीं है तो उसको नलीफाई कर सकती है, कोई भी कानून अगर संसद के द्वारा बनाया जाता है। वहीं ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए भारतीय जो संसद है वो संप्रभु नहीं है, जबकि ब्रिटेन की संसद जो है वो संप्रभु है। इसके अलावा भारत का जो प्रधान है वो क्या होता है, निर्वाचित व्यक्ति होता है, अर्थात गणतंत्र। गणतंत्र से तात्पर्य क्या होता है, जहाँ का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है। जैसे भारत की बात करें तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ निर्वाचित होता है, जो देश का मुखिया है, तो इसलिए ये गणतंत्र हो गया। जबकि ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर राजा रानी का शासन होता है, तो वहाँ पे जो मुखिया है राज्य का वो निर्वाचित ना होकर वंशानुगत है, तो वहाँ पे राजतंत्र है और हमारे यहाँ पे गणतंत्र है। गणतंत्र में प्रधान निर्वाचित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट विशेषता की बात करें, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। जैसा कि मैंने बात की थी, संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है। और न्यायपालिका की सर्वोच्चता की बात करें तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता कहाँ है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से ली गई है। जो हमारे यहाँ की न्यायपालिका की सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है वो अमेरिका से लिया गया है। और संसद की जो संप्रभुता है उसके बारे में भी मैंने बात की थी अभी। इसके अलावा जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है। उसी प्रकार भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति है वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से भी भिन्न है और कम है। कैसे? क्योंकि जो अमेरिकी संविधान है उसमें विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। किसमें? आर्टिकल 29 में किया गया। तो अब देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। तो अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये क्या है, पहले इसको समझते हैं। यानी विधायिका के द्वारा अगर कोई अधिनियम बना दिया गया, कोई कानून बना दिया गया, तो वो तभी मान्य होगा जब सही प्रक्रिया का पालन किया गया हो। ठीक है, तो इसमें केवल क्या देखा गया कि वो संवैधानिक तरीके से और सही प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया। तो अगर इस सही प्रक्रिया का संसद ने इस्तेमाल कर दिया है तो वो कानून मान्य होगा। इससे संसद क्या होती है, ताकतवर बनती है। तो उचित और अनुचित का निर्णय इसमें नहीं किया जाता है। जबकि जो विधि द्वारा नियत प्रक्रिया है, जैसे कि अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, इसका भी अवलोकन करती है कि जो विधि बनाई गई है वो उचित है या अनुचित है। तो उचित और अनुचित के आधार पर अंतर हो जाता है। और जिस तरीके से भारत में कि सही प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं, ये भी अमेरिका की न्याय प्रणाली में शामिल है। तो इस तरीके से जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और उसके कंपैरिजन में भारत में कम। हालांकि भारत में भी बैकडोर से इसकी एंट्री हुई। 1970 में एक वाद आया था, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य। इस वाद में जो विधि की सम्यक प्रक्रिया है, जिसको यहाँ पे विधि की नियत प्रक्रिया अमेरिकी संविधान में कहा गया है, इसको संवैधानिक व्याख्या के जो न्यायपालिका की व्याख्या थी उसके माध्यम से एंट्री दे दी गई भारत में भी। लेकिन संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ही प्रावधान है। इसके अलावा भारतीय संविधान की बात की जा रही है कि निर्माताओं ने जो ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता, इनके बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। जो हमारे भारत के संविधान निर्माता थे उन्होंने, जहां एक और सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत क्या करता है, संसदीय कानूनों को
असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से संविधान के बड़े भाग को संशोधित भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर दोनों में नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई है कि चेक एंड बैलेंस की स्थिति बनी रहे। ना ही एक सर्वोच्चता की बात नहीं की गई, ना ही न्यायपालिका सर्वोच्च और ना ही संसद सर्वोच्च, बल्कि भारत में सर्वोच्च क्या हुआ? संविधान सर्वोच्च हुआ। अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च हो गई और ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होगी। भारत में ऐसा नहीं, भारत ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया। इसके बाद में अगली विशेषता है इसकी, हमारे संविधान की, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। ये क्या है? एकीकृत न्यायपालिका अर्थात जो हमारी न्याय प्रणाली है वो उसका एकल तंत्र है, जो केवल एक है, जिसमें हायरार्की है, पद सोपान है कि पहले लोअर कोर्ट, नीचे फिर इसके बाद हाई कोर्ट और इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, और दोनों के लिए एक ही न्यायपालिका है जो राज्य और केंद्र दोनों के कानूनों को लागू करती है। इसके अलावा अमेरिका में बात की जाए तो संघीय जो कानून होते हैं उनको संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। वहीं पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वो संघीय अदालत है और यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता भी जरूरी है। तो इसकी स्वतंत्रता के लिए कौन से प्रावधान होंगे, कैसे वो स्वतंत्र होगी? तो इसके लिए क्या होता है, उसकी जो सेवा शर्तें होती हैं वो निश्चित होती हैं, उसके वेतन भत्ते निश्चित होते हैं। इसके अलावा भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके अलावा न्यायाधीशों के कामकाज पर, विधायिका में चर्चा पर रोक होती है और सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक होती है। वहीं अपनी अवमानना के लिए उसको दंड देने की शक्ति प्रदान की गई है और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। तो इस तरीके से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखा गया है कि किस तरीके से न्यायपालिका स्वतंत्र होगी। तो स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य यही हुआ कि उसकी सेवा शर्तें निश्चित हैं। बहुत सारी बातें हमने की जो इसमें, कि उनकी कामकाज पर, विधायिका में चर्चा पर रोक वगैरह। तो इस तरीके से न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार, नई अगली विशेषता हमारी। तो इसमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए जिनको हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, इसका जो चैप्टर होगा आगे आएगा। तो इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में दिया हुआ है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में है। संस्कृत और शिक्षा का अधिकार 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है इसकी बात करें तो राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, उसकी भावना को प्रोत्साहन देना और जो कार्यपालिका और विधायिका है उनके मनमाने कानूनों पर रोक लगाना। तो अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, हनन होता है, तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है जो इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। और इसके लिए वो क्या करता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, कोवर्ंटो और उत्प्रेषण, शर्षियो रेराई, ये रिटें जारी की जाती हैं। इंग्लिश में भी इनका पता रहना जरूरी है क्योंकि सीधे सीधे कभी कभी हिंदी में भी वो हैबियस कॉर्पस और जितनी मैंडमस ही मैंने बताई ये सब ऐसे ही लिख के भेज देता है। ऐसे सीधा सा एज इट इज़ लिखा होता है, उसमें कहीं पे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं लिखा होता है। तो इसलिए पता होना चाहिए। हालांकि जो मौलिक अधिकार है ये भी कुछ सीमाओं के दायरे में है, लेकिन ये अपरिवर्तनीय नहीं है, अर्थात संसद इनमें संशोधन कर सकती है, बस मूल ढांचा परिवर्तित ना हो, जिसकी बात अभी मैंने पीछे की गई थी 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में।
इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो कि राज्यों के लिए हैं कि उनको नीतियाँ अपनी किस तरीके से बनानी चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, तो इनको भी शामिल किया गया है हमारे संविधान में। कई चीज़ें हैं इनमें, सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी, इस तरीके से इनको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों को। ये करते क्या हैं? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देंगे। इनका उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना किसका उद्देश्य है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, फंडामेंटल राइट्स का है, डीपीएसपी का है। तो इस तरीके से ये याद रखना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इनका है। हालांकि इनको कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो हमारी सरकारें हैं उनको एक प्रकार से ये निर्देश होते हैं, नैतिक निर्देश कहा जा सकता है, कि जब वो कोई विधि बनाएं तो उसमें इसका ध्यान रखें। और न्यायपालिका के द्वारा भी कई बार अवलोकन करते समय इसका ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा मिनर्वा मिल्स मामला जो 1980 में आया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है, तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, हालांकि मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जो 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, उसके माध्यम से इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद एक बार इसमें और संशोधन हुआ 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, जो बच्चे हैं गार्जियंस को उनको शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और संविधान में भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है और आर्टिकल 51A में है। और इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूरा इसका एक टॉप चैप्टर रहेगा। इसके अलावा हमारे संविधान की एक विशेषता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में हम बात करते हैं। क्या विशेषता है ये? तो भारत का संविधान हमारा कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है, यानी भारत का अपना खुद का कोई एक विशेष धर्म नहीं है कि अब हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म, इस तरीके से कुछ भी नहीं है, बल्कि भारत में सभी धर्मों के लिए बढ़ावे की बात की गई है। तो हमारे यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता के लक्षण हैं वो अलग हैं, और ये भी देखते हैं कि कौन कौन से हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता के लक्षण हैं। तो संविधान में पहला 1976 के 42वें अमेंडमेंट की बात करें तो इसके द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है। तो ये एक लक्षण है कि हमारे संविधान में विद्यमान है। इसके अलावा प्रस्तावना में हर व्यक्ति को आस्था, पूजा अर्चना, विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, ये हमारा आर्टिकल 14 में दिया है। इसके अलावा आर्टिकल 14 में धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं 16 में जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, आर्टिकल 16। इसके अलावा आर्टिकल 25 में सभी को अपने तरीके से पूजा अर्चना करने का अधिकार है, 25 में दिया हुआ है। आर्टिकल 26 कि जैसे जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपने धर्म के मामलों का प्रबंधन करें, 26 में दिया हुआ है। वहीं आर्टिकल 27 ये अपने धर्म के प्रचार के लिए कोई कर देना चाहता है वो दे सकता है, उसके लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्वतंत्रता है, ये 27 में है। इसके अलावा 28 में जो शैक्षिक संस्थान हैं उनमें किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, तो ये भी हमारे धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषता है। वहीं आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रख सकता है, तो धर्मनिरपेक्षता का लक्षण है। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका संचालन कर सकते हैं, आर्टिकल 30 में है। वहीं हमारे जो डीपीएसपी हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, उनमें राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा, ये आर्टिकल 44 में दिया हुआ है।
तो ये हमारे धर्मनिरपेक्षता का लक्षण प्रदर्शित करता है हमारा संविधान। वही जो धर्मनिरपेक्षता की पश्चिमी धारणा है, चर्च और राज्य इनके बीच अलगाव रखती है। यह धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा है जो भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बहुधर्मवादी समाज है। इसलिए मैंने अभी बताया कि भारतीय संविधान में सभी धर्मों की क्या बात की गई है, समान रूप से बढ़ावा देने की बात कही गई है, जो कि एक सकारात्मक पहलू है। इसके अलावा सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करें तो हमारे यहाँ विधानसभा, भारतीय संविधान के द्वारा जितनी विधानसभा है, लोकसभा है, उनके चुनावों में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, जिसकी उम्र को 18 वर्ष रखा गया है। इसके पहले जो 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन 1988 था, इसके द्वारा ये परिवर्तन किया गया था कि 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके पहले 21 वर्ष थी। नेक्स्ट है हमारी एकल नागरिकता। यह भारतीय संविधान हमारा जो है वो फेडरल है। दो लक्षण हैं इसमें, एकल और संघीय, इनका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता, राज्यों की अलग से नागरिकता नहीं प्रदान की गई, जबकि अमेरिका वगैरह में ऐसा है। वहाँ पे राज्यों की अलग नागरिकता होती है और केंद्र की अलग नागरिकता होती है। तो उनको दो तरीके से लाभ मिल जाता है, एक राज्य का और दूसरा केंद्र का, अर्थात राष्ट्रीय सरकार का। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसके अलावा स्वतंत्र निकाय की बात करें तो जो भारतीय संविधान है वो केवल विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। बात करते हैं स्वतंत्र निकाय कौन है। जैसे निर्वाचन आयोग है, ये स्वतंत्र निकाय है। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, ये सभी क्या हैं, स्वतंत्र निकाय हैं। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग, और मैंने स्वतंत्रता की बात पहले भी की थी कि किस आधार पे वो स्वतंत्र हैं, कि उनको कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है, निश्चित सेवा शर्तें हैं उनकी। इसके अलावा उनके जो वेतन भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित हैं। ये जो राज्य से संबंधित हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित हैं। तो इस तरीके से उनको स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। तो कई सारे स्वतंत्र निकायों की बात हमारे संविधान में की गई है। इसके अलावा अगला लक्षण आपातकालीन प्रावधान। अगर हम आपातकालीन प्रावधान की बात करें तो ये आपात की स्थिति के लिए है, विशेष परिस्थितियों के लिए हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि साधारणतया इनका इस्तेमाल किया जाता हो। इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुरक्षित रखा जा सके। इसलिए जो संविधान है उसके लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करनी है। इसलिए आपातकालीन प्रावधान बनाए गए थे और 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है इसमें। कौन है? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी अगर युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह ऐसी स्थितियां हों तो आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वहीं पे राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 की बात है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो या केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा हो तो इसमें लगा सकते हैं 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल 360 में दिया गया है। तो आपातकाल जब होता है तो देश की जो पूरी सत्ता होती है वो केंद्र के हाथों में चली जाती है, यानी राज्य जो है वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा संघीय ढांचा है वो बिखर के वो उसका रूप बदल जाता है। क्या हो जाता है? वो एकात्मक हो जाता है। तो ये हमारे संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है, क्योंकि ये सामान्य नहीं है।
कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं, उन्हीं में ऐसा होता है। तो ये हमारे कि संघीय से एकात्मक संविधान का हो जाना, एकात्मक राज्य हो जाना। नेक्स्ट है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार की बात करते हैं। भारतीय संविधान में क्या है, 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था की बात की गई। कौन सा, केंद्र और राज्य। बाद में तीसरा स्तर बनाया गया जब हमारे 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन किए गए और स्थानीय सरकार जोड़ी गई, यानी ग्राम पंचायतें और नगर पंचायत। तो इस तरीके से एक स्थानीय सरकार और बनाई गई और संविधान में कुछ नई अनुसूचियां जोड़ी गई, भाग जोड़े गए। तो भाग 9 था, अनुसूची 11 और 12 जोड़ के पंचायतों को क्या किया गया, संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, अर्थात इनके चुनाव भी अनिवार्य किए गए। और 73 में पंचायतें थीं, 74 में संविधान संशोधन के माध्यम से 9A भी जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, यानी ये शहरी स्थानीय सरकारें थीं। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।